नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 27 अक्टूबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट रामसर कन्वेंशन साइट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालयन ब्राउन बियर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड्स डे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब इससे रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 2 पॉइंट से निकल कर आते हैं। पहला कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यानी कि IMF। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि इस रिपोर्ट को साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, एक बार अप्रैल मंथ में और दूसरी बार अक्टूबर में। ठीक है, तो साल में 2 बार पब्लिश होती है ये रिपोर्ट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में यह बताया जाता है कि किसी कंट्री की GDP जो है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो रिसेंट में पब्लिश की गई है इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि इंडिया की जो GDP है इट कैन विटनेस अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवर 10%, यानी कि 10% के करीब इंडिया की GDP में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रामसर कन्वेंशन साइट से। देखिए रीसेंट कंटेस्ट ये है, रिसेंटली इंडिया की 2 ऐसी वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो कौन कौन सी वेटलैंड है, एक है आपकी कबारतल वेटलैंड जो कि कहां पर है, बिहार में है। उसके बाद है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कहां है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इन 2 वेटलैंड्स को रिसेंटली इंक्लूड किया गया है रामसर कन्वेंशन साइट जो कि इनको बना देती है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके बाद इसके पहले भी 10 साइट्स को इंडिया की रामसर कन्वेंशन के अंदर इंक्लूड किया गया था, तब नंबर हो चुका था 37। अब इन 2 साइट्स के इंक्लूड होने के बाद इंडिया का टोटल नंबर ऑफ रामसर कन्वेंशन साइट का नंबर हो चुका है 39, जो कि हाईएस्ट है इन साउथ एशिया। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों वेटलैंड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कबरताल वेटलैंड के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो इस वेटलैंड का दूसरा नाम है जो कि है कंवर झील। ठीक है, कहां पर है ये, तो ये बिहार में है और बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ऑलराइट, इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इस वेटलैंड का, तो देखिए यहां पर टोटल 165 प्लांट की स्पीशीज पाई जाती हैं, 394 एनिमल्स की स्पीशीज यहां पर देखी गई हैं और बर्ड्स की स्पीशीज के लिए भी काफी फेमस है। ये जो है एक वनरेबल साइट है फिश बायोडाइवर्सिटी के लिए, यानी कि फिशेस जो है यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट एनिमल या फिर बर्ड जो मिलती है उसमें से एक है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विथ 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि बर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर स्पीशीज की बात करें तो 3 वल्चर की स्पीशीज यहां पर देखने को मिलती हैं आपको, जिसमें से रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर। ये 3 वल्चर की वैरायटी यहां पे आपको देखने को मिलती है। एंड 2 वाटर बर्ड्स, पहली है आपकी सोशल लैपविंग एंड अगली है बेयर पोर्चर्ड। ठीक है, तो ये 5 स्पीशीज को अगर हम देखें तो ये पांचों की पांचों जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही पॉइंट आप याद रखिएगा और इन सभी एनिमल्स का नाम भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। एक बार नजर मार लेंगे तो आपको याद रहेगी चीजें। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एशियन कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। तो ये कहां पर है, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में और ये उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर कन्वेंशन साइट भी है। ठीक है, यहां के कुछ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर हम बात करें तो रेड हेडेड वल्चर है यहां पर, व्हाइट रम्ड वल्चर एंड बेयर पोर्चर्ड।
तो ये जो तीनों हमने पहले डिस्कस किए इससे पहले वाले कबरताल वेटलैंड में, वहां पर भी ये तीनों स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 49 फिश स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है जिसका नाम है पुतितोरा महाशीर, ठीक है ना। ये एक प्रकार की फिश है, ऑलराइट, जो यहाँ पर पाई जाती है। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। देखिए रामसर जो है वो एक जगह है ईरान में, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी जो कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी। कब साइन हुई थी? तो 1971 में। यहाँ पर 1971 में एक ट्रीटी साइन हुई थी ईरान के रामसर शहर में, तो इसी शहर के नाम पे इस ट्रीटी का नाम रख दिया गया रामसर कन्वेंशन, ऑलराइट। ये ट्रीटी कब फोर्स में आई थी? तो ये फोर्स में आई थी 1 फरवरी 1982 को ये इन्फोर्स में आ गई थी। और मकसद क्या था इस ट्रीटी का? जो वेटलैंड्स होती हैं, जो इंटरनेशनल वेटलैंड्स होती हैं अलग अलग देशों में, ठीक है, जिनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको कंजर्व करके रखना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में जो है 39 वेटलैंड्स हैं रिसेंटली, है ना। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, जिसका क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह देखने को मिला है या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा डिप्लीट हुई है। तो उन लेक्स को स्पेशली या फिर उन वेटलैंड्स को स्पेशली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। इसमें डालने से क्या किया जाता है? उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जाते हैं उन वेटलैंड्स के प्रति उनको रिवाइव करने के लिए, ठीक है। ये जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है ये एक्चुअली में रामसर लिस्ट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट 2 वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। कौन सी? केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, ठीक है। इससे पहले चिलिका लेक भी इसका पार्ट हुआ करती थी, लेकिन लेटर ऑन चिलिका लेक को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑलराइट। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब क्या कंटेस्ट है? तो देखिए रिसेंटली रिसर्चर्स ने क्या पाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या किया जाता था? डेयरी प्रोडक्शन देखने को मिला करता था, ठीक है। 59 सैंपल्स की स्टडी की गई जहां पर 22 सैंपल्स ने शो किया कि डेयरी प्रोडक्शन वहां पर किया जाता था, ठीक है। और रिसेंटली कौन सी साइट है वो? तो वो है आपकी कोताटारा बडली जो कि लोकेटेड है गुजरात में। यहां पर हमें देखने को मिले हैं कुछ ऐसे साइट्स, कुछ ऐसे रिमेन्स जो ये बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन देखने को मिलता था। तो इस जगह का नाम आप याद रखिएगा, कौन सी है? गुजरात में है कोटाटाड़ा बडली, ठीक है, ऑलराइट। की फाइंडिंग्स, इससे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलती हैं? तो देखिए सबसे पहले तो कैटल्स के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैटल्स जो हुआ करती थी, काव और बफेलो, उनके द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलता था, ना कि गोट और शेप्स के द्वारा, ठीक है। तो ये इसकी की फाइंडिंग है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हो सकता है शायद आपको आंसर को एलिमिनेट करने के लिए ये पॉइंट यूज हो जाए, ठीक है। कौन सी कैटल्स का यूज किया जाता था? तो काउज का और बफेलोस का, इनका यूज किया जाता था, ना कि गोट्स और शेप्स का, ठीक है। यहां पर एक मैप दिया हुआ है साइड में, आप देख पा रहे होंगे। इस मैप में सारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो कौन कौन सी हैं? देखिए मंडा है, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना, ये नॉर्दर्न मोस्ट साइड में से एक है इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे सरतुगई है, ठीक है, अफगानिस्तान में। इन सारी साइट्स पर आप नज़र मार लीजिएगा, जहाँ पर आपको धोलावीरा देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर लोथल है, ऑलराइट, ये है आपका मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर आपका हड़प्पा है, ठीक है ना। ये साइट्स, ये राखीगढ़ी है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स एक बार आप नज़र मार लीजिएगा, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको साइट देखने को मिली, सोटका कोहा था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जिनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर दी पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ एनिमल इन न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एनिमल इन न्यूज़ रहा है हाल फिलहाल में, उसका नाम है हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है। कंटेस्ट यही है कि इसका जो हैबिटाट है उसको डिप्लीट होता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो इसे रेड बियर भी बोला जाता है, ठीक है, और जूतेह भी बोला जाता है, और इजाबेलियन बियर भी बोला जाता है, ऑलराइट। इट इज़ द लार्जेस्ट कार्निवोर इन द हाईलैंड्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन 23
प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ऑलराइट, इसका अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो इसका क्या स्टेटस है? देखिए, वैसे तो इसको आईयूसीएन के द्वारा लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके बाद अगर हम हिंदू कुश रीजन में देखें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला जो एनिमल इन न्यूज रहा है वो है आपका स्नो लेपर्ड। कंटेस्ट क्यों ये न्यूज में रहा? तो 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात कि 23 अगस्त को ही क्यों किया जाता है। ठीक है, 23 अगस्त नहीं, 23 अक्टूबर, माफ कीजिएगा। ठीक है ना, 23 अक्टूबर को ही क्यों किया जाता है? तो देखिए, बिश्केक डिक्लेरेशन साइन किया गया था 23 अक्टूबर 2013 में, जहां पर 12 कंट्रीज ने कन्वेंशन साइन किया था किससे रिलेटेड? कंजर्व करने के लिए स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और यहां से ये भी आपको याद रखना है कि बिश्केक डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो किस चीज से रिलेटेड है? टू रेज द अवेयरनेस ऑन द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। ऑलराइट, वो 12 कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो देखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 12 कंट्रीज थी जो साथ में आई थी और उन्होंने बिश्केक डिक्लेरेशन साइन किया था। ऑलराइट, और अदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम स्नो लेपर्ड से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका हैबिटाट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, ये जो सारी कंट्रीज साथ में आई है ना, तो ऑब्वियस ही बात है इन सारी कंट्रीज में ये पाया जाता होगा। ऑलराइट, यानी कि एशिया, सेंट्रल एशिया और सदर्न एशिया, सदर्न एशिया, सेंट्रल एशिया का पार्ट है ये। ऑलराइट, हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलता है, हमें ट्रांस हिमालयन रीजन्स में भी देखने को मिलता है। तो इंडिया की वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पर ये देखने को मिलता है। और एक पॉइंट आप यहां पे याद रखिएगा, इंडिया में जो 5 बिग कैट्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है। 5 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? स्नो लेपर्ड एक है उनमें से, लायन, टाइगर, कॉमन लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, इन सभी की पॉपुलेशन इंडिया में ठीक ठाक है, मतलब काफी अच्छे नंबर में यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद स्नो लेपर्ड की कैपिटल बोला जाता है किसको? लद्दाख को। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, हैमिश नेशनल पार्क। ठीक है, जो इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड आल्सो हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। ऑलराइट, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हैमिश नेशनल पार्क वाला ये वाला पॉइंट आप याद ही रखिएगा। ठीक है ना, इसको तो आप रट लीजिए अभी से। ठीक है, हैमिश नेशनल पार्क सबसे पहले कहाँ पर है? तो लद्दाख में। किसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है आपकी? तो स्नो लेपर्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वनरेबल कैटेगरी में डाला गया है। साइट कन्वेंशन में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ऑलराइट, इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है इसको। फिर अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड। क्या हुआ है रिसेंटली 17 अक्टूबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है सर सैयद अहमद खान की। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं सर सैयद अहमद खान। थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक डिस्कस करते हैं। अगर हम इनकी अर्लियर लाइफ देखें तो इनका जन्म हुआ था 1817 में, जब इंडिया में मुगल का राज हुआ करता था या फिर मुगल कोर्ट के अंडर। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी डिस्टिंक्शन। वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनके कारण उन्हें जाना जाता है वो है इनका सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक पॉम्पलेट छापा था। कब छापा था वो पॉम्पलेट? तो 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, उसके बाद द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इस नाम से इन्होंने पॉम्पलेट छापा था। ठीक, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द रिवोल्ट फ्रॉम अ इंडियन पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या नाम था इनके पॉम्पलेट का? द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, ये एजुकेशनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। जो मुस्लिम सोसाइटी है इंडिया में उसमें इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की। इन्होंने फोकस किया एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना, कि अगर इंडिया में मुस्लिम्स को रिफॉर्म होना है, उनका कल्चर वगैरह स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, कम्युनिटीज़ की जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को दूर करना है, तो सबसे पहला हमें फोकस करना होगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था अलीगढ़ मूवमेंट से
जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। अभी इस पॉइंट को होल्ड करके रखिए। अलीगढ़ मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एजुकेशन इन मुस्लिम सोसाइटी, इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिए। अभी हम इसे और डिस्कस करेंगे, थोड़े से कुछ और सोशल रिफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये रिलीजियस इंटॉलरेंस के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये नहीं देखना चाहते थे कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट चली जाए और उन दोनों के बीच में टकराव देखने को मिले, ठीक है। इग्नोरेंस एंड इररेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है। ही डिनाउंस्ड पर्दा, पॉलीगैमी एंड ईजी डिवोर्स, जो कि ट्रिपल तलाक हुआ करता था ना, उसके भी अगेंस्ट थे। पॉलीगैमी यानी कि एक से अधिक शादी, उसके भी अगेंस्ट थे। और पर्दा सिस्टम, उसके भी ये अगेंस्ट थे, ऑलराइट। एक मैगजीन थी जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। ये मैगजीन को पब्लिश करने का काम किसका था? तो सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने इस मैगजीन को पब्लिश करते थे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तहज़ीबुल अखलाक के नाम से इनकी मैगजीन पब्लिश होती थी, ऑलराइट। चलिए अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लेटर ऑन धीरे धीरे आगे चल के ये थोड़े से इनकी जो पॉलिसीज़ थी उसकी थोड़ी सी विपरीत चले गए, और इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को इंकरेज किया कि वो नॉट टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ही फेल्ट दैट द एजुकेशन एंड नॉट पॉलिटिक्स वॉज नीडेड बाय देम, ऑलराइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या बात बोली गई थी इनके द्वारा लास्ट के टाइम, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो एक प्रकार का, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक रिफॉर्म था टू ब्रिंग चेंज इन मुस्लिम सोसाइटी। मकसद यही था कि उन्हें रिफॉर्म की मदद से सोशली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनल एक्सपेक्ट में उनमें चेंज लाया जाए, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की कि मुस्लिम्स के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन को अपनाया जाए, ठीक है ना, मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया जाए, ऑलराइट। इसी बेसिस पर उन्होंने 1864 में एक कॉलेज की स्थापना की, अलीगढ़, टू ट्रांसलेट वेस्टर्न वर्क इनटू इंडियन लैंग्वेज टू प्रिपेयर द मुस्लिम टू एक्सेप्ट वेस्टर्न एजुकेशन एंड टू इंक्लूड साइंटिफिक टेम्पर्स अमंग द मुस्लिम्स, ऑलराइट। एक कॉलेज की उन्होंने स्थापना की थी जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लेटर ऑन इसी कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया, ठीक है, जो कि आज भी है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया था इस कॉलेज को? तो 1877 में, ऑलराइट। उर्दू को इन्होंने फोकस किया था, उर्दू के ऊपर। इट गेव देम अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है ना, उर्दू के ऊपर इन्होंने काफ़ी फेमस फोकस किया था। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा ये डिस्कशन प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।